अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा एंड दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल। एक रैशनल, मंतकी, लॉजिकल डिस्कशन और डिबेट के लिए मुझे इस यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन करें। मैं समझता हूँ आज की सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, चीन के लिए, इस पूरे ख़ित्ते के लिए, बल्कि शायद पूरी दुनिया के लिए, वो खबर है जो रॉयटर्स ने रिलीज़ की कि एक हिंदुस्तानी सीमेंट कंपनी जो है अल्ट्राटेक, गालिबन हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसने रशिया के साथ एक कोयला ख़रीदने का एग्रीमेंट उसका जो है वो सामने आया। रॉयटर की इतला ये है कि ऐसी बहुत सी और भी डील्स जो हैं वो पाइपलाइन के अंदर हैं, और ये डील जो है ये हिंदुस्तानी हुकूमत के नॉलेज में है। इन अदर वर्ड्स, हिंदुस्तान की सरकार के अप्रूवल से ये डील जो है हुई। ये डील सिर्फ $26 मिलियन की है। अब आपके जहन में ये बात आती है कि इसकी क्या आखिर अहमियत है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, चीन के लिए, दुनिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हम तो देख रहे हैं कि यूक्रेन की जंग के बाद से हिंदुस्तान की रशियन ऑयल इंपोर्ट्स 8 से 9 गुना या 10 गुना जो है बढ़ चुकी हैं। हिंदुस्तान न सिर्फ रूस से तेल अपने लिए ख़रीद रहा है, सस्ता तेल जो $35 से $40 कंसेशन पर बैरल पे उसको मिल रहा है, बल्कि उसकी हिंदुस्तान के पास चूँकि रिफाइनरीज़ हैं, वो उसको रिफ़ाइन करके पूरे यूरोप, पूरी दुनिया, इस हद तक कि अमेरिका के अंदर भी रूस का तेल, वो अमेरिका जिसने अपने एक सैंक्शंस लगाई हुई हैं, अमेरिका और बरतानिया ने रशियन ऑयल के ऊपर, हिंदुस्तानी जो है वो रशियन ऑयल को रिफ़ाइन करके, उसके ओरिजिन को मास्क करके, चेंज करके उसे पूरे यूरोप, पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसे अमेरिका के शोर्स तक पहुंचा रहे हैं, जैसे कि आप इस हेडलाइन न्यूज़ से देख सकते हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सो हिंदुस्तान और चीन तो दबा के रूस का तेल खरीद रहे हैं। फिर इस छोटी सी सिर्फ $26 मिलियन की जो एक सेल हमारे सामने आई है, और इसी किस्म की और भी ट्रेड ट्रांजैक्शंस हैं हिंदुस्तानी कंपनियों की, इसकी क्या अहमियत हो सकती है? इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसकी अहमियत यह है कि ये एक पहली ट्रेड डील है कि हिंदुस्तानी कंपनी की, जिस पे कोयला तो ख़रीदा जा रहा है रूस से, रशियन कोल है, लेकिन उसकी सेटलमेंट और पेमेंट जो की जा रही है वाया ए ट्रेड ऑफिस इन दुबई, वो चाइनीज़ करेंसी युआन में की जा रही है। ये वही हिंदुस्तान है जिसका चीन के साथ जून 2020 में एक झगड़ा हुआ, फाइट हुई, छोटी सी जंग हुई, जिसके बाद बहुत ही गमो गुस्सा था हिंदुस्तान के अंदर। चीनी खासे काम थे, हमने भी बड़े शादियाने बजाए कि हिंदुस्तान को बड़ी डिफीट हो गई है, हिंदुस्तान की बड़ी पिटाई हो गई। ये वही हिंदुस्तान है। यूक्रेन की जंग के बाद इंडिया, रशिया और चाइना के अंदर हम एक ट्रायंगुलर ट्रेड रिलेशनशिप देख रहे हैं। इसे भी आप कोई और नाम नहीं दे सकते, लेकिन एक रफ किस्म का ट्रेडिंग ब्लॉक, एक ट्रेडिंग अरेंजमेंट जो अमेरिका और यूरोप और बरतानिया की डिफाइंस में ऑपरेट कर रहा है। जब यूक्रेन की जंग के बाद अमेरिका ने और बरतानिया ने खुद से तेल खरीदना बंद कर दिया, यूरोप को लेक्चर दिया, और यूरोप और अमेरिका ने मिलकर हिंदुस्तान और चीन को लेक्चर दिया कि आपने रूस से तेल और गैस नहीं खरीदनी, बिकॉज ख़रीदने का मतलब ये है कि आप यूक्रेन की जंग को फाइनेंस कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान ने और चीन ने शटअप कॉल दे दी। उसमें मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग एक छोटा सा टुकड़ा मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, यानी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर, उनसे जब एक थिंक टैंक में ये सवाल पूछा गया था जून के शुरू में, तो क्या पटाखा किस्म का जवाब उन्होंने दिया। We don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. You buy the best oil you can in the market. Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. देखो आपने किस तरह से हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं एस जयशंकर, उन्होंने इस क्वेश्चन पे कि आप क्यों ख़रीदते हैं तेल या ईंधन रशिया से, उसका उन्होंने क्या जवाब दिया कि यूरोप को अपनी इस मेंटालिटी को तब्दील करना पड़ेगा कि यूरोप के मसले, यूरोप के चैलेंजेस, यूरोप के कंसर्न्स तो सारी दुनिया के कंसर्न्स हैं, लेकिन दुनिया के कंसर्न दुनिया के अपने कंसर्न्स हैं। और एक इसी जगह पे उन्होंने ये भी कहा कि हम कोई रशियन तेल ख़रीदने नहीं जाते इंटरनेशनल मार्केट में, हम तो तेल ख़रीदने जाते हैं बेस्ट पॉसिबल डील हमें जहाँ से मिलेगी हिंदुस्तानी कंज्यूमर के लिए, हम वहाँ से ख़रीदेंगे। हमारे लिए ये बहुत बड़ा मॉरल लेसन है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और इंडिया किस तरह से इस पूरे के पूरे ग्लोबल ऑर्डर को डील कर रहा है। लेकिन सर हम डिटेल देख लें कि यूक्रेन की जंग के बाद हुआ क्या। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अमेरिका, बरतानिया और फिर यूरोप ने कहा कि रशिया के साथ ट्रेड न करें, मकसद
पाबंदी नहीं लगाई, सैंक्शंस नहीं लगाई। आपने सुना पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कुछ हफ्ते पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी कि हम रशिया से कैसे ख़रीदें तेल, क्योंकि रशिया के ऊपर तो सैंक्शंस है, बड़ा मुश्किल है। ये बात बिल्कुल गलत थी, झूठ है, हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है। अभी तक कोई फॉर्मल सैंक्शंस लग जाएं कल को वो एक अलग बात है। अभी तक रशिया के तेल के ऊपर या गैस के ऊपर कोई फॉर्मल इंटरनेशनल सैंक्शंस या अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर की जो है वो सैंक्शंस नहीं है। उसकी वजह है कि यूरोप इतना डिपेंडेंट था रूस के तेल के ऊपर और गैस के ऊपर, और अभी तक यूरोप जो है क्योंकि कम कर दिया, लेकिन अभी भी यूरोप जो है वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रशिया से मीट कर रहा है। तो फॉर्मल सैंक्शंस नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत तो हमारे खौफ के, अमेरिका की रोब की वजह से, खौफ की वजह से डरते इतना है, और ज़ाहिर है आपको पता है कि रजीम चेंज की पूरी कहानी पाकिस्तान में है क्या। लेकिन जब ये सब कुछ सैंक्शंस टाइप ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई रशिया के एनर्जी ट्रेड के ऊपर, तो रूस ने दो किस्म के फ़ैसले किए। एक फ़ैसला वो किया जहां रूस ने कहा कि जो भी उससे एनर्जी लेगा वो उसको बड़ा अच्छा किस्म का डिस्काउंट देंगे। 15% तो उन्होंने सबको ऑफ़र किया। जब पाकिस्तान का डेलीगेशन वहाँ गया और बहुत ही वार्म ट्रीटमेंट था, तो उन्होंने स्ट्रेट अवे 15% डिस्काउंट तो पाकिस्तान को ऑफ़र किया। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है चूँकि बहुत ही वार्मली वेलकम किया गया था, बड़ी डिफ़िकल्ट टाइम पर रशिया गए थे, वो बड़े ममनून थे, तो पाकिस्तानी साइड ने 50% डिस्काउंट मांगा। 30% तक वो आए थे, लेकिन 35% पे चीज़ सेटल हो सकती थी। फिर पाकिस्तान की जो डिस्टर्ब्ड पॉलिटिक्स है उसमें उस वक्त वो डील लटक गई, वो कंक्लूड नहीं हुई। लेकिन वो ऑप्शन, बहरहाल उस पर फिर बात करेंगे कि अब किस किस्म की ऑप्शन जो एग्जिस्ट करती है, टुवर्ड दैन मैं बात करूँगा। तो एक डिसीजन तो ये किया प्रेसिडेंट पुतिन ने कि उन्होंने उस पर डिस्काउंट ऑफर करना शुरू कर दिया। यानी जब तेल की कीमत, क्रूड की कीमत $120 थी पर बैरल, तो रशियन तेल जो है वो इंडिया और चीन को $85 या $80 पर बैरल पे मिल रहा था, और अभी शायद उससे भी कम पे मिल रहा है। और इसी टाइम पीरियड में हमने देखा कि एक ट्रायंगुलर ट्रेडिंग रिलेशनशिप जो है उसने इमर्ज करना शुरू कर दिया बिटवीन रशिया, चाइना एंड इंडिया। अब जो ये खबर आई है ये इसलिए बहुत बड़ा बॉम्बशेल है, ये इसलिए बहुत बड़ी सीज़मिक चेंज है कि हिंदुस्तान के, आपने देखा कि पाकिस्तान पे कितना दबाव है, यूरोप पे कितना दबाव है, चीन को कितना कुछ कहा गया, बाकी सारी दुनिया को कितना कहा गया, जापान को कितना कहा गया, लेकिन हिंदुस्तान जो है उसने अमेरिका का प्रेशर मानने से इनकार कर दिया, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान के अमेरिका के साथ बहुत से स्ट्रेटिजिक एग्रीमेंट हैं। एक मल्टी डिमेंशनल स्ट्रेटिजिक एग्रीमेंट्स का पूरा प्रोसेस है जो 9/11 के बाद शुरू हुआ। कहा जाता है कि शायद छोटे बड़े एग्रीमेंट्स अगर मिला लें तो 50-60 एग्रीमेंट जो हैं हिंदुस्तान ने स्ट्रेटिजिक कोऑपरेशन के अमेरिका के साथ कर रखे हैं। अगर आप स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट्स देखें, जो मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं, तो कम से कम 3 तो बहुत ही बड़े एग्रीमेंट्स हैं। लमुआ जो लॉजिस्टिक जो एक्सचेंज का, लमुआ जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज जो कोऑपरेशन का मेमोरेंडम है, कॉमकासा जो कम्युनिकेशन की कोऑपरेशन का एग्रीमेंट है, ISA हिस्सा जो बेसिकली इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के एग्रीमेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हिंदुस्तान ने कर रखे हैं, लेकिन हिंदुस्तान को कोई खौफ नहीं है कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान से नाराज़ हो सकता है। और मैं चंद लम्हों में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी क्या वजह है कि हिंदुस्तान को कोई खौफ नहीं है और अमेरिका को ही हर दफ़ा हिंदुस्तान के सामने कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ता है। अब आए इसकी सिग्निफिकेंस पे, ये क्यों मैं इसको कहता हूँ ये बॉम्बशेल है, क्यों ये बहुत बड़ी सीज़मिक तब्दीली है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका का जो सारा का सारा ग्लोबल आर्किटेक्चर है, उसका जो फाइनेंशियल कंट्रोल है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है अमेरिका का जो होल्ड है दुनिया के ऊपर, उसमें डॉलर की जो मोनोपोली है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिज़र्व करेंसीज़ को अगर आप चेक करें तो 2020-21 तक तो सूरत हाल ये थी कि 60-61%, अभी शायद 58% है, कह रहे हैं कि अराउंड 60% जो दुनिया भर में रिज़र्व करेंसी है, यानी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, चीन में, ब्राज़ील के अंदर, बहुत सी और जगहों पे, मिडिल ईस्ट के अंदर, वो सारी की सारी डॉलर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यूँ इस वक्त अमेरिका के अंदर जो डॉलर इन सर्कुलेशन है, अमेरिका के अंदर जो डॉलर्स इन सर्कुलेशन है, वो अंदाज़न 5.8 ट्रिलियन, 5.8 खरब डॉलर जो है वो अमेरिका के अंदर इन सर्कुलेशन है। और अगर मेरी रिसर्च जो क्विक मैंने की है वो गलत नहीं है, तो दुनिया के अंदर जो इस वक्त करेंसी रिजर्व्स हैं जो सिर्फ सॉलिड करेंसी की शक्ल में पाए जाते हैं, वो अंदाज़न 40 ट्रिलियन, 40 खरब की करेंसी इन सर्कुलेशन है। और अब ये नहीं पता कि इसमें से कितना % एग्जैक्टली फिजिकल फॉर्म में डॉलर है, लेकिन इतनी करेंसी जो है इन सर्कुलेशन है। इसकी एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस ये है, ये मेरे हाथ में, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेरे हाथ में एक $100 का एक बिल जो है मेरे हाथ में, इसको गौर से देखें, $100 का बिल है, $100 का बिल है। इसके ऊपर लिखा है
इन गॉड वी ट्रस्ट। क्या लिखा है? इन गॉड वी ट्रस्ट। इन हकीकत ये कि अल्लाह ताला का इतना नहीं है ट्रस्ट यहाँ पर बेसिकली तौर पर 1971 तक, 1944 से 1971 तक, अगस्त 1971 तक जब ब्रिटन वुड एग्रीमेंट हुआ और इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी डॉलर को नंबर 1 करेंसी मान लिया गया, उस वक़्त डॉलर को पैक किया गया गोल्ड के साथ, जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, और उस वक़्त ये कीमत लगाई गई कि $35 का 1 आउंस गोल्ड मिलेगा। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड रिजर्व्स हैं दुनिया में वो या तो अमेरिका में पाए जाते हैं या हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में जो पाए जाते हैं वो लोगों के अपने पास है, मंदिरों में है। अमेरिका में जो है वो उनके पास एक जगह है, फोर्ट नॉक्स उसे कहते हैं, जहाँ उनके पास लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स जो हैं वो अमेरिका के और दुनिया के लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स। तो उस वक़्त कीमत रखी गई $35 टू 1 आउंस ऑफ गोल्ड। ये सिलसिला चलता रहा उस वक़्त तक जब अमेरिका को फाइनेंशियल क्राइसिस था, जब अमेरिका को डॉलर को डिवैल्यू करना पड़ा, उसकी कीमत में कमी करनी पड़ी। यानी वो सिचुएशन जो हमें हर हफ्ते हर दिन फेस करनी पड़ती है पाकिस्तानी रूपी के साथ, वो अमेरिका को 1971 में शिद्दत से फेस करनी पड़ी, जब अमेरिका के उस वक़्त के सदर रिचर्ड निक्सन ने अगस्त 1971 में डॉलर को गोल्ड से डीलिंक कर दिया और साफ इनकार कर दिया उन तमाम ममालिक को जिनके हाथ में डॉलर थे या डॉलर बॉन्ड से, और उन्हें कहा कि हम अब डॉलर जो आप हमें देंगे, हम बस डॉलर ही आपको देंगे, हम आपको गोल्ड नहीं देंगे। उससे पहले ये था कि जब पूरी दुनिया के ममालिक जिनके हाथ में अमेरिकन डॉलर था, वो एक तरह से उन्होंने अमेरिका को कर्जा दिया हुआ था, वो जब अमेरिका को डॉलर देते थे तो अमेरिका से गोल्ड हासिल कर सकते थे। लेकिन अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया और प्रिंसिपल करेंसी डॉलर बन गई। अब इसके लिए ख़ास किस्म की टर्म इस्तेमाल की जाती है, FIAT। इसका ये फियाट नहीं है, ये बेसिकली फियाट ही कह सकते हैं इसको, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन में मत पड़े, फियाट। ये फियाट करेंसी है। फियाट करेंसी वो करेंसी है जिसके पीछे कोई मेटल नहीं है, जिसके पीछे ना गोल्ड है, ना सिल्वर है, ना कोई कमोडिटी है, ना ग्रेन्स हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक हुकूमत, एक गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो इसके ऊपर है। इसीलिए इसके ऊपर लिखा है इन गॉड वी ट्रस्ट। ठीक, अब एक पीस मैं आपको दिखाता हूँ, आर्टिकल जेफरी गार्टन का 2021 का, जिसमें इसी चीज़ का जिक्र किया गया है, जिसका उन्वान है व्हेन अमेरिका रीमेड द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो अगस्त 1971 से अब तक, अब 50 बरस कह लें, 51 ईयर्स हो गए। इस टाइम पीरियड में ये जो बेसिकली डॉलर ट्रांजैक्शन है, जो डॉलर मोनोपोली है रिजर्व करेंसी की, ये अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट होल्ड है। जब भी कभी किसी ने इसको चैलेंज करने की कोशिश की, सदाम हुसैन ने इस किस्म का इशारा दिया था। आपने देखा सदाम हुसैन का क्या असर हुआ इराक में। मोहम्मद कज़ाफ़ी ने भी इस किस्म की बात की थी। वो भी यही कहते थे कि हम जो है यूरो में सेटलमेंट कर लेंगे, हम डॉलर में सेटलमेंट नहीं करेंगे, हम किसी और चीज़ में सेटलमेंट कर लेंगे। उस ज़माने में डूशे मार्क भी हुआ करता था जब यूरो नहीं बना था। जब भी किसी ने ऐसी बात की उसको बड़ी सख्त सज़ा मिली। लेकिन हिंदुस्तान, चीन और रूस को अमेरिका भला क्या सज़ा दे सकता है? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप ने थ्रो अप कर दिया है अमेरिकन हेजेमनी के लिए। ये जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है दुनिया में, इस बदलती हुई दुनिया में, इसमें मुझे डॉक्टर फरीद ज़करिया की वो किताब जो 2009 में पब्लिश हुई थी, जिसका उन्वान था पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड राइज ऑफ द रेस्ट, जो है वो मुझे बहुत याद आ रही है। जिसमें डॉक्टर फरीद ज़करिया जो हैं उन्होंने ये कहा था कि जो इस वक्त दुनिया हमारे सामने शेप हो रही है, ये किताब अराउंड 2007-8 लिखी गई, 9/11 के चंद बरस के बाद। तो पहली किताब, अच्छा, इसमें उन्होंने ये कहा कि ये अमेरिका का डिक्लाइन नहीं है, ये अमेरिका का फॉल नहीं है। इनफैक्ट हो ये रहा है कि जो दूसरी इकोनॉमीज़ हैं, जो दूसरे पावर सेंटर्स हैं, जिसमें उन्होंने चीन, हिंदुस्तान, ब्राज़ील, रशिया, ये राइज़ कर रहे हैं। और इनके राइज़ के नतीजे में जो अमेरिका की हेजेमनी है, जो अमेरिका की ताकत है, जिसको उन्होंने कहा कि रोमन एम्पायर के बाद कभी इतनी बड़ी ताकत जो है वो दुनिया में मारज़ वजूद नहीं आई। और मैंने हमेशा अपने वीलॉग्स में, अपने प्रोग्राम्स में कहा कि फ़रीद ज़करिया ने कसर नस्ती से काम लिया। दर हकीकत रोमन जो इंपीरियल ऑर्डर था, ये रोमन एम्पायर थी, उसके पास कभी इतनी फ़िज़िकल ब्रूट पावर नहीं थी, उसकी कभी इतनी रीच नहीं थी। हालांकि एम्पायर बहुत बड़ी थी जितनी कि अमेरिकन सिस्टम की है, बिकॉज एज ऑफ टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के अंदर बहुत ताकत है। रोम एक कॉन्ग्लोमरेशन था। उसकी रोमन लीजेंस को जब जर्मनी लड़ना होता था या ब्रिटानिया आना होता था तो उनको सैकड़ों हज़ारों मील मार्च करके वहाँ आना होता था। और जो जंग का, लड़ाई का आउटकम होता था वो हमेशा जो है वो कोई ज़रूरी नहीं कि रोमन लीजेंस के फेवर में ही होता। रोम को शिकस्त भी हो जाती थी, रोम को रिवर्सल्स भी हो जाते थे, रोम को आउटकम नहीं पता होता कि जंग का आउटकम जो है वो क्या होगा। तो वो एक बड़ा टेन्युस किस्म का होल्ड था पावर का।
अमेरिका का जो होल्ड है दुनिया के ऊपर वो रोमन एम्पायर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन फरीद ज़करिया ने उस वक्त अपनी किताब में ये कहा कि अमेरिका का जो होल्ड है वो दुनिया से स्लिप हो रहा है, बिकॉज ये जो पैरेलल सेंटर्स ऑफ पावर हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील जो हैं, जो बाय द वे सारे के सारे ब्रिक्स में हैं अलॉन्ग विद साउथ अफ्रीका, तो ये जो है ये अमेरिका की हेजेमनी और अमेरिका की पावर को चैलेंज कर रहे हैं। आपके ज़हन में सवाल भी पैदा होगा, अगर आप में से कोई वाकिफ़ नहीं है, कि डॉक्टर फ़रीद ज़करिया हैं कौन? डॉक्टर फ़रीद ज़करिया सलमान ज़करिया के साहिबजादे हैं, जो एक बड़े फेमस इंडियन इंटेलेक्चुअल हैं। वो और उनकी वाइफ दोनों मेरे ख्याल मेंबर पार्लियामेंट भी थे, कांग्रेस से उनका ताल्लुक़ था। फ़रीद ज़करिया जो हैं उन्होंने हार्वर्ड से अपनी पीएचडी की, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। उसके बाद उनकी जो पहली मेजर असाइनमेंट थी, जो उनके प्रोफेसर उनको वहाँ ले गए, वो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस CFR में थी, जहाँ फॉरेन अफेयर्स, जो दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस, इम्प्रेसिव और इन्फ्लुएंशियल फॉरेन पॉलिसी पब्लिकेशन समझी जाती है अमेरिका में, दुनिया भर में, और वो उसके जो मेरा ख्याल है वो मैनेजिंग एडिटर या एडिटर इन चीफ थे, मैनेजिंग एडिटर थे शायद फॉरेन अफेयर्स के। 2003-04 में, जब 2003-04 से लेके जब तक उन्होंने उसको छोड़ा, और फिर उन्होंने शायद न्यूज़वीक ज्वाइन कर लिया था, फिर न्यूज़वीक को छोड़ा, उन्होंने CNN जो है वो ज्वाइन कर लिया। और पहली जो उनकी किताब आई थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। ये उनका PhD का थीसिस था, जिसे उन्होंने पहले फॉरेन अफेयर्स में पब्लिश किया, फिर उसने किताब की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसका उन्वान था राइज ऑफ द इलिबरल डेमोक्रेसीज़, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इस वक्त जो डेमोक्रेसी है वो दो चीज़ों पे मिलकर बनती है। एक चीज़ पॉपुलिज्म है और दूसरी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनिज्म। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बहुत से और ममालिक जो हैं वो कहने को तो डेमोक्रेसीज़ हैं, लेकिन इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, इनके अंदर एक पॉपुलिज्म तो है कि इलेक्शन हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है उसका एलिमेंट या तो मिसिंग है या बहुत तेज़ी से ख़त्म होता चला जा रहा है। अब जो हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं, और पाकिस्तान में तो खैर मतलब डेमोक्रेसी कभी आई नहीं ठीक तरह से, तो वो उनका पहला इंपॉर्टेंट थीसिस था। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल मैन इन टर्म्स ऑफ हिज राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ हिज आइडियाज। अब वो क्वेश्चन जो मैंने शुरू में आपके ज़हनों में छोड़ा था कि हिंदुस्तान डिफाई कर रहा है बावजूद अमेरिकन प्रेशर को। पाकिस्तान में तो रिजीम चेंज हो गया, पाकिस्तान में तो हुकूमत ही बदल गई, पाकिस्तान में तो गैज़ो गज़ब यानी खौफ के आलम है। हमारी तो हुकूमत सोच भी नहीं सकती, वो तो ख्वाब भी नहीं देखते, क्योंकि शोशा उन्होंने छोड़ दिया है कि हम जो है सोच रहे हैं कि रूस से तेल लिया जाए, इसलिए कि पब्लिक प्रेशर है, इसलिए कि अपोजिशन के जो लीडर हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो रोज़ उनको इस हवाले से शर्मिंदा करते हैं, रोज़ उनको रिमाइंड करवाते हैं, बात करते हैं। तो शोशा छोड़ दिया डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कि जी हम सोच रहे हैं कि रशिया से हम तेल लें, और 4 जो पाकिस्तानी रिफाइनरीज़ हैं उनको ख़त लिख दिया कि आप हमें बताएं कि किस कॉस्ट पर मिल सकता है, पाकिस्तान में कितनी रिफाइनिंग एबिलिटी है ऑयल की। अगर दुनिया से इसको ट्रेड करना पड़ा, बार्टर करना पड़ा मिडिल ईस्ट में, तो फिर इसका क्या तरीका होगा। ये बिल्कुल एक PR एक्सरसाइज, मुझे शक है कि शहबाज शरीफ और डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल एक पब्लिक रिलेशन PR एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ऑयल की और पेट्रोलियम की जो मार्केट है वो बड़ी वेल स्टडीड है, और इस्लामाबाद के अंदर OGDCL और इस तरह के गवर्नमेंट के जो रेगुलेटरी इदारे हैं उनके, और जो कंपनीज यहाँ इस्लामाबाद में उनके हेड ऑफिस हैं, उनके पास बड़ी एक्यूरेट, बड़ी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है पाकिस्तान की पेट्रोलियम एंड ऑयल मार्केट और रिफाइनिंग एबिलिटी के हवाले से एग्जिस्ट करती है। और हमें पता है कि हमारे पास तो सिर्फ अरेबियन ऑयल ही है जो हमने ख़रीदा, तो हमारे पास जो रिफाइनिंग एबिलिटी है वो रशियन ऑयल के हवाले से नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक PR एक्सरसाइज की जा रही है, जिसका मकसद ये है कि जब ऑयल रिफाइनरीज अपना जवाब देंगी, डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगी, उसमें ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जिसकी मदद से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत और डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल की कह सकेंगे कि देखिए इमरान खान जो कुछ भी कहते रहे हैं रशियन ऑयल के हवाले से, ये बात गलत है, ये हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, रशिया का तेल हमें सूट नहीं करता, हमारे पास तो पैसे नहीं है, एंड सो ऑन। लेकिन असल इशू ये है कि हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, हमारे अंदर दिल नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, हिम्मत नहीं है, हमारे ताल्लुकात इस किस्म के हैं, इतने कमज़ोर हैं कि हम अमेरिका को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ नेगोशिएट नहीं कर सकते, उन्हें समझा नहीं सकते, हम उनको ये कन्विंस नहीं कर सकते कि हमारे कंट्री के, हमारे लोगों के, हमारे अवाम के, हमारे मुल्क और रियासत के जो इंटरेस्ट हैं वो इस किस्म के हैं, और आप हमारे लिए कुछ इसमें नरमी पैदा करें, फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें। ये हमारी कैपेसिटी नहीं है, और यही वो कैपेसिटी है, वो स्ट्रेंथ है जो आप हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं, जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। अमेरिका का जो फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है उसको अमेरिका चैलेंज कर रहा है, वरना ये पेमेंट जो है ये डॉलर्स में भी हो सकती थी, ये शायद। हाँ, एक जहन में रखिए कि हिंदुस्तानियों ने चंद हफ्ते या महीने पहले ये ज़रूर कोशिश की कि रशिया से जो ऑयल वो लें उसकी पेमेंट का बैंकिंग मैकेनिज़्म इंडियन रूपी में करें, लेकिन वो मैकेनिज़्म वो सेटल
कर नहीं सके, बिकॉज ऐसी ट्रांजैक्शंस में बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियाँ होती हैं. जब वो नहीं कर सके तो इस वक्त उन्होंने युआन में करना शुरू कर दिया. और चाइनीज़ कंपनीज गुज़िश्ता कई बरसों से आपस में जो ट्रेड कर रहे हैं रूस और चीन, वो उसकी सेटलमेंट जो है वो युआन में हो रही है. तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जब इंडियन कंपनीज जो हैं अगर युआन में रशिया को पेमेंट करना शुरू कर देंगी. और मेरा ख्याल है मैंने अच्छा आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर दिया है. अब पाकिस्तानियों के लिए इसमें क्या सवाल है? ज़्यादा हम बोलते हैं तो हमारे यहाँ बहुत से जो अच्छे लोग हैं वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं कि ये क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कहा, ऐसा टाइटल बना दिया, ये नहीं करना था. देखिए, पाकिस्तान की अशराफिया के लिए और पाकिस्तान की जो डिसीजन मेकिंग क्लासेस हैं उनके लिए बड़े मुश्किल, बड़े पेनफुल जो सवाल हैं डीप रिफ्लेक्शन करने के लिए, अपना एहतसाब करने के लिए वो यहाँ पे आ खड़े हुए हैं इस नए बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर. वो ये है कि पाकिस्तान का एक बड़ा ज़बरदस्त सो कॉल्ड स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप रहा. हम मोस्ट एलाइड ऑफ द अमेरिकन एलाइज रहे. हम अमेरिका के नॉन नेटो स्ट्रेटिजिक पार्टनर और एलाई रहे. 9/11 के बाद हमने अमेरिका के साथ मुकम्मल कोऑपरेट किया. अमेरिका को हमने एक से ज़्यादा पाकिस्तान में बेसिस दिए, लॉजिस्टिक सपोर्ट उनको प्रोवाइड की. उनकी इतनी ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जी-लॉक्स जो हैं वो पाकिस्तान से गुजरते रहे. हमारी पोर्ट्स को उन्होंने यूज़ किया, हमारी बॉर्डर फैसिलिटी को यूज़ किया, हमारी सड़कों को उन्होंने इस्तेमाल किया. उनकी खातर जो हमने स्टैंड लिया 9/11 के बाद, उसके नतीजे में पाकिस्तान की सारी जो सोसाइटी थी वो उसमें फिशर्स पैदा हो गए. हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी टूट फूट गई दो लाइंस के ऊपर. मजहबी हमारे यहाँ जो फ्रेगमेंटेशन हुई, रिलीजियस फ्रेगमेंटेशन हुई, और हमारे यहाँ एथनिक फ्रेगमेंटेशन हुई. हमें इंसर्जेंसीज जो हैं फेस करनी पड़ी अपने ट्राइबल एरियाज़ में. बलूचिस्तान के अंदर हमें अर्बन अनरेस्ट फेस करना पड़ा. कराची के अंदर उसकी बहुत सीरियस डायमेंशन थी, जिसके नतीजे में एक अंदाजे से 80,000 से 1 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो इस पूरी जो वायलेंस पैदा हुई 9/11 के बाद उसमें पाकिस्तानी मारे गए. दुनिया भर में पाकिस्तान को एक टेरर प्रॉन स्टेट के तौर पे देखा गया. वो बिल्कुल सही था. सैकड़ों अटैक हम पे हुए, खैबर से लेके कराची तक, ऑल अक्रॉस द जीटी रोड, हमारे एयरफोर्स के बेसिस पे, हमारी मिलिट्री पोस्ट्स पे, हमारे पुलिस हेडक्वार्टर्स पे, हमारी पुलिस स्टेशंस के ऊपर, हमारी स्कूल्स पे, हमारी यूनिवर्सिटीज़ पे, हमारी मस्जिदों पे, गिरजाघर और चर्चेस के ऊपर कोई जगह हमारी नहीं बची. सैकड़ों हम पे अटैक हुए. स्कूल के बच्चों के, आप आर्मी पब्लिक स्कूल का हशर देख लें 2014 का, वहाँ कैसे 140 बच्चे और टीचर्स जो हैं उनको वो शहीद हुए. तो हमने तो बड़ा एक दुख भरा सफ़र काटा अमेरिका की खातर. हमें इन रिटर्न अमेरिका से क्या मिला? हमारे डिसीजन मेकर्स, हमारे अशराफिया, हमारे जो सो कॉल्ड बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के लिए अमेरिका से क्या कंसेशंस हासिल की? क्या हमने अपने लिए फैसिलिटीज़ हासिल की? क्या हम हासिल कर सके पाकिस्तान के लोगों के लिए? ये अहम मुमकिन है कि बहुत से इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स जो हैं वो बड़े अमीर हो गए हों. उन्होंने अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ब्रिटेन में और बहुत सी जगहों पर उनकी बहुत सी प्रॉपर्टी बन गई हो, उनके बहुत बड़े बड़े बैंक बैलेंसेस बन गए हो. लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान के 20-22 करोड़ लोगों को इस पूरे रिलेशनशिप से क्या मिला? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये बहुत पेनफुल क्वेश्चन है. ये रिफ्लेक्शन का सवाल है पूरी पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के लिए, पाकिस्तान के मीडिया के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है. बस एक लास्ट मैं कमेंट कर दूं कि उसके बाद हमारा चीन के साथ जो एक पहले ही था स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, लेकिन सीपेक की फॉर्म में चीन की जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आई इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की शक्ल में, रोड नेटवर्क लॉजिस्टिक्स की शक्ल में, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की शक्ल में, अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की शक्ल में, वहाँ पे पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या हासिल किया गया? जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की PMLN की गवर्नमेंट थी, उसकी 2 कंसिडरेशन थी कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना के दुनिया को और पाकिस्तान के लोगों को दिखाए जाएं, इलेक्शन से पहले एनर्जी का और इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल किया जाए. लेकिन वहाँ पर भी हम ये सुनते हैं कि एक कमरे के अंदर बैठ के सीपेक के एग्रीमेंट जो हैं चाइनीज़ कंपनीज़ को दे दिए गए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद, बड़ी परसेंटेज जो है किकबैक कमीशन की ली गई. एक अंदाजे के हिसाब से जो मेरे कानों में बात पड़ी है कि $3.5 बिलियन की तो एक इम्पॉर्टेंट ऐसी शख्सियत जो थी, जो किसी एक पॉलिटिकल शख्सियत के कोई साहिबजादे थे, जो वो पैसे लेके, या कोई उनके रिश्तेदार थे जिन्होंने वो पॉकेट किए पैसे और पाकिस्तान से वो गुम हो गए. और जिसके नतीजे में जो रेट ऑफ रिटर्न था उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, उसको 28 या 30% तक जो है वो बढ़ा दिया गया. तो फिर वो क्वेश्चन है कि अमेरिका से हमारे अशराफिया ने पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या हासिल किया, और चीन से हमारी अशराफिया ने पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या हासिल किया. आज जब हिंदुस्तान अपनी डिसीजन मेकिंग हमें करके दिखा रहा है, इसको मैंने कल भी डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि इस बदलते हुए रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्डर के अंदर
ہمارا کورس آف ایکشن جو ہے وہ کیا ہوگا، کیونکہ گزشتہ 16 ہفتے کے اندر پاکستان کے اندر جس قسم کی سیاسی تبدیلی آئی ہے، اس سیاسی تبدیلی سے نہ تو چین کو بہت خوش نظر آتا ہے، روس تو آف کورس خوش نہیں ہے، پاکستان کے لوگ بھی خوش نہیں. اس سیاسی تبدیلی سے ہم نے کیا حاصل کیا اور ہماری ڈائریکشن کیا ہے؟ تھینک یو سو مچ.